नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। छठे चरण के रण में यूपी की 14 सीटों पर मतदान की काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें आप देखिए। तो कल ये मतदान होना है, कल वोट डालने के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे, लेकिन तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। और टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। साथ ही सुरक्षा के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। प्रयागराज में कल छठे चरण का मतदान होना है और ऐसे में उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। बता दें, अगर बात करी जाए प्रयागराज की, तो हम इस समय केपी ग्राउंड में और यहाँ से पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार 14 प्रत्याशी इलाहाबाद क्षेत्र से हैं, तो 15 फूलपुर से हैं और ऐसे में 2241 मतदान केंद्र हैं और 4712 मतदेय केंद्र हैं। और इसमें अगर बात की जाए 2388 बूथों पर कराई जाएगी वेब काउंटिंग। इनमें कैमरे भी लगे हैं। 386 क्रिटिकल बूथ, 286 बूथों को घोषित किया गया है। 21,000 करीब मतदान क्रमिक लगाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है, 1100 वाहनों से होगी जिले की सभी 4712 पोलिंग पार्टियां रवाना। और सबसे बड़ी बात है, ये पोलिंग पार्टियां लगातार रवाना की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई है, पूरी तरह से यहाँ से ईवीएम को लेकर अपने अपने मतदान केंद्रों पर रवाना किया जा रहा है। और कल छठे चरण का मतदान होगा जिसमें इन प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। और सबसे बड़ी बात है, ये सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और छठे चरण का चुनाव प्रचार थमने के बाद बीजेपी ने 7वें और आखिरी चरण के चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर पूरी ताकत लगा दी है। और इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज कुशीनगर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। साथ ही इंडिया अलायंस पर जमकर बरसते हुए भी नजर आए हैं। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। दुनिया के कोई भी नेता कोरोना से लड़ने में सक्षम नहीं हुए। किसी को पता नहीं था कि कैसे लड़ा जाएगा। यह शताब्दी की त्रासदी थी, कोई नहीं जानता था। मैं आपको बताना चाहता हूं, अमेरिका के नेता तय नहीं कर पाए कि अर्थ जरूरी है या मानवता जरूरी है। यूरोप के लोग तय नहीं कर पाए कि लॉकडाउन जरूरी है कि आर्थिक नीति को चलाना जरूरी है। जापान नहीं तय कर पाया, कोई देश नहीं तय कर पाया कि कोरोना से लड़ा कैसे जाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कड़ा फैसला लिया, कटु फैसला लिया और 12 घंटे के अंदर लॉकडाउन लगाया। और मोदी जी ने कहा, जान है तो जहान है। कड़ा फैसला लिया। अमेरिका फैसला नहीं कर पाया लॉकडाउन लगाएं कि नहीं लगाएं, लगाएं कि नहीं लगाएं। यूरोप फैसला नहीं कर पाया, जापान फैसला नहीं कर पाया। लेकिन मोदी जी ने 1.5 महीने में देश को कोरोना से लड़ने के लिए सक्षम बनाया। हमारे पास आईसीयू बेड नहीं थे, हमारे पास ऑक्सीजन के यूनिट्स नहीं थे, हमारे पास कोरोना की दवाई नहीं थी। 2 महीने में मोदी जी ने देश को सक्षम बनाया। और फिर मोदी जी ने कहा, जान भी है और जहान भी है। लॉकडाउन हटाया और देश को आगे ले जाने का काम किया। जिस दवाई की बात आज जापानीज इंसेफ्लाइटिस की योगी जी कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत का स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। इस देश में टेटनस की दवाई को आने में 25 से 28 साल लग गए। इस देश में डिप्थेरिया की दवाई को आने में 28 साल लग गए। इस देश में टीबी, ट्यूबरकुलोसिस की दवाई को आने में 30 साल लग गए। इस देश में जापानी बुखार, जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवाई को आने में 100 साल लग गए, 100 साल लग गए। 1906 में दवाई बन गई थी और योगी जी जब आप सांसद थे तो 2006 में दवाई भारत में पहुंची और गोरखपुर में पहुंची। ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए। लेकिन बदलता भारत, कोरोना की पहली मार, पहला केस 2020 के 27 जनवरी को भारत में आया। 2020 के अप्रैल को मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया
और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2-2 वैक्सीन बना करके भारत को दी गई और 220 करोड़ वैक्सीन डबल डोज विद बूस्टर लगा करके 140 करोड़ देशवासियों को बचाने का काम किया गया। छठे चरण का चुनाव प्रचार प्रसार थमने के बाद एक और मतदान यानी कि कल वोटिंग होनी है, तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दलों ने 7वें और आखिरी चरण के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार 7वें चरण के लिए चुनावी जनसभा कर रहे हैं और बीजेपी के समर्थन में आम जनता से वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी आज गोरखपुर भी पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने बीजेपी सरकार की जो बड़े अचीवमेंट्स रहे हैं वो सामने रखे और साथ ही सपा और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। सीएम योगी ने कहा कि जो लोग पाकिस्तान का राग अलापते हैं ऐसे लोगों को तो भारत छोड़कर पाकिस्तान चले जाना चाहिए। आपको बता दें कि 7वें चरण में 1 जून को गोरखपुर में मतदान होना है। अनर्थ हुआ। देखो, समाजवादी पार्टी की प्रदेश में सरकार, कांग्रेस की केंद्र में सरकार, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ, संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ और भी तमाम प्रकार की घटनाएं घटित हुई। गरीब भूख से मरता था, राम भक्तों पर गोलियां चलती थी, पूरी अराजकता का तांडव था। और बहनों और भाइयों, अब इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में क्या कहा है, घोषणा पत्र में कह रहे हैं कि आएंगे, सत्ता में आते ही क्या करेंगे, सत्ता में आते ही पहले अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण को मुसलमानों को बांट देंगे। क्या इसका अधिकार देंगे क्या इनको? दूसरा कह रहे हैं आएंगे तो पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब जानते हैं आप? तालिबानी शासन। बेटी स्कूल नहीं जा सकती, महिलाएं बाजार नहीं जा सकती, बुर्का पहन करके घर के अंदर रहना पड़ेगा। 50 वर्षों का अनुभव लिए गुरुजी ठंडाई और शरबत की बात ही अलग है। गुरुजी ठंडाई और शरबत रिश्तों में मिठास लाए। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। जोड़ने की आवश्यकता क्या है, लेकिन नियत साफ नहीं है। क्या नियत साफ नहीं है बहनों और भाइयों? आज आप देख रहे होंगे, अरे रोटी आप भी खाते हैं, वो भी खाते हैं, चावल आप भी खाते हैं, वो भी खाते होंगे, सब्जी दाल आप भी खाते होंगे, वो भी खाते होंगे, लेकिन एक जगह दोनों में अलग अलग राह बनते हैं। जब मुसलमान खाता है, कहता है कि मैं गौ कसी करूंगा, गौ मांस खाऊंगा, हिंदू कहता है नहीं, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का माता है। हिंदू उग्र हो जाता, कहता नहीं भाई, हमने मां माना है, हमारे संस्कार गौ माता के बगैर नहीं हो सकते, गौ माता को हाथ मत लगाना, मत लगाना है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी क्या कह रही है? कह रही है सत्ता में आएंगे तो गौ कसी करने की छूट दे देंगे। अरे ये पापियों को क्या हो गया? और मैं आपसे इसीलिए कहने के लिए आया हूं, ये जो झूठ बोलने के लिए कांग्रेस के लोग आए हैं, इनको सपा के लोग आए हैं, इनको सबक सिखाने की आवश्यकता है। आज आप देख रहे होंगे अयोध्या में रामलाल विराजमान हो गए हैं और बड़े बड़े माफियाओं का राम नाम सत्य की यात्रा में निकल गई। सब हो गए ना, हो गया ना सब। और इसीलिए हम लोग कहने के लिए देश के अंदर एक ही नारा लग रहा है और वह है जहां कहीं जा रहे हैं लोग कह रहे हैं, नाम एक ही बात कह रहे हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं। और वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और केस की पोषणीयता को लेकर सुनवाई में हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने अदालत में अपने अपने पक्ष भी रखे हैं। फिलहाल इस मामले की जो सुनवाई है अब 27 मई को यह होनी है, जिसे लेकर हिंदू पक्ष के वकील महेंद्र प्रताप सिंह ने विशेष जानकारी भी दी है। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद को लेकर के हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है और जिसमें कि जस्टिस मैक जैन साहब की अदालत में उसकी सुनवाई हो रही है।
कोर्ट नंबर 89 में। आज हिंदू पक्ष ने अपने पक्ष रखा, जैसा कि पहले शाही ईदगाह पक्ष अपना पक्ष रख चुका है, और 7-11 की एप्लीकेशन शाही ईदगाह पक्ष की ओर से लगाई गई है, जिसमें उनका कहना है कि जो केस जन्मभूमि के संबंध में चल रहे हैं वो मेंटेबल नहीं है, यानी पोषणीय नहीं है, इनको इसी स्टेज पर समाप्त किया जाए। इसको लेकर के दोनों पक्षों की ओर से बहस जारी है, जिसमें कि हिंदू पक्ष अपना पक्ष रख रहा है। आज इसमें विधिवत रूप से सुनवाई हुई और हमने भी इसमें विधिवत रूप से अपना पक्ष रखा, और हमने हाई कोर्ट की रूलिंग पिछली डेट में, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग और विभिन्न इतिहासकारों की पुस्तकें हमने माननीय न्यायालय के समक्ष रखी। हमारा मानना है कि ये केस पोषणीय है और प्लेसेस ऑफ बर्थ एक्ट का यहाँ कोई औचित्य नहीं बनता है, ना लिमिटेशन एक्ट का कोई औचित्य बनता है, ना यहाँ पर पजेशन एक्ट का कोई मतलब है। तो हमारा ये कहना है कि ये केस मेंटेबल है, एक केस चलने चाहिए, और इस केस में इश्यू फ्रेम होकर के इसमें एविडेंस आनी चाहिए। ये करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है, क्योंकि लोगों की भक्ति जुड़ी है इस केस से, श्रद्धा जुड़ी है इस केस से, और करोड़ों करोड़ों लोग देश ही नहीं विदेशों से इस केस को देख रहे हैं। तो हमारा मानना है कि ये केस अवलंबन चलने चाहिए और जो सच है वो सबके सामने होना चाहिए। अब माननीय न्यायालय के द्वारा अगली तारीख 27 मई को 11:30 बजे से सुनवाई होगी। 27 मई को फिर बता देंगे। और हापुड़ के एक निजी मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप कर रहे डॉक्टर्स और एमबीबीएस कर रहे स्टूडेंट्स में जमकर हंगामा हुआ और कॉलेज कैंपस में ही ये धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल छात्र छात्राओं ने कॉलेज के प्रिंसिपल पर टॉर्चर करने के आरोप लगाए हैं। पूरा मामला ये है कि हमारा जो कॉलेज है, हमारा प्रिंसिपल वो डिक्टेटरशिप कर रहा है। काफी टाइम से वो बच्चों को हैरास करता है, मेंटली टॉर्चर करता है। वो हर छोटी छोटी बातों पे बच्चों पे फाइन लगा देता है। अगर किसी और जब फाइन लगाने के बाद वो बच्चों के पेरेंट्स जो कि काफी दूर रहते हैं, बिहार, एमपी, मध्य प्रदेश, यहाँ बाकी जगह सारे जगह के बच्चे पढ़ते हैं, उन पे फाइन ला के उनको बुलाता है पर्सनली मिलने को। और जब पेरेंट्स आते हैं काफी दूर से मिलने, तो वो उनको टाइम नहीं देता मिलने का, ना उनकी बात सुनता है। साथ साथ में उसने क्या किया कि गर्ल्स हॉस्टल में अभी सिक्योरिटी के नाम पे उसने गर्ल्स हॉस्टल के इनसाइड में कैमरा लगा दिया है, और उसका व्यू पब्लिक है, कोई भी आदमी जाके एक्सेस ले सकता है, वहां से देख सकता है। ये सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हापुड़ का है। यहाँ पे हमें मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। यहाँ की प्रिंसिपल डॉक्टर सौरभ गोयल है, जिन्होंने हमें मेंटली टॉर्चर और हरास किया है। अभी रिसेंटली एक केस बगल वाले कॉलेज में रिपोर्ट हुआ है सुसाइड का, और वो जिस लेवल पे हमें मेंटली टॉर्चर करते रहते हैं, यहाँ पे भी बहुत जल्दी ऐसा कुछ हो सकता है। हर चीज में उन्होंने अपना तानाशाही लगा के रखा है। हमारे बाहर आने जाने पे 9 बजे के बाद आप अगर कैंपस ड्यूटी से वापस लौट रहे हो और आपको 9:30 9:15 हो गया, जो कि बहुत कॉमन चीज है, वो आपको अपने चेम्बर बुलाएगा, फिर धमकी देगा कि मैं तुम्हारी एक्सटेंशन लगा दूंगा। जूनियर्स को धमकी ये दी जाती है कि तुम्हें मैं सप्ली लगा दूंगा। हमारा स्टाइपेंड, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से उसे 12,000 रुपीज कर दिया गया है, बट हमारे कॉलेज ने 8,800 पे ही वो अभी तक लगे हुए हैं।